आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का युग है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो और अन्य प्लेटफॉर्म हो। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि वो रातों रात स्टार बन जाए। वो चाहता है कि रातों रात उसकी इतनी शोहरत हो जाए कि उसे घर घर में बहुत दूर दूर तक लोग पहचान जाएं। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की एक दो नहीं, दो कत्ल करती है और दो कत्ल करने के बाद बड़े इत्मीनान से रहती है। रोज़ इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी, खुशी जाहिर करती थी और उसका खुशी जाहिर करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसे लोग दूर दूर तक जाने, दूर दूर तक पहचाने। लेकिन जब उसकी वीडियो सचमुच वायरल होती है और जब उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पता चलता है, तो लोग उसकी कहानी को सुनने के बाद वाकई हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार कोई उनको कैसे मार सकता है जिसने उसे अपनी गोद में खिलाया हो, जिसने अपनी गोद में बिठाकर अपना दूध पिलाया हो। एक लड़की जब लगातार कत्ल कर रही थी तो उसके हाथ बिल्कुल ज़रा से भी नहीं काँप रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर। और बुलंदशहर ज़िले का एक शहर है, एक कस्बा है जिसका नाम है शिकारपुर। उसी का एक मोहल्ला लगता है फारूकी नगर, लाल दरवाज़ा। बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2023 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। एक घर है, ये घर वही घर है जिस घर के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। इस घर में रोज़ जैसे आज भी ताला लगा है, उस रोज़ भी ताला लगा हुआ था। सुबह के 5 बज रहे थे। जो घर के मुखिया होते हैं, जिनका नाम शब्बीर होता है, उम्र उनकी लगभग 45 साल के आसपास। उनकी पत्नी जिनका नाम रेहाना होता है, उम्र लगभग 43 साल के आसपास। चारपाई बाहर पड़ी हुई थी। चारपाई एक नहीं बल्कि दो थी। जैसे एक चारपाई यहाँ पर रखी हुई है, एक चारपाई पे शब्बीर लेटे हुए थे और दूसरी चारपाई पे लेटी हुई थी उनकी पत्नी रेहाना। बच्चे 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है और पाँचों के पाँचों बच्चे इस घर के अंदर बंद थे। बाहर से ताला लगा हुआ था। अंदर से सबसे बड़ी वाली जो लड़की होती है, जिसकी उम्र लगभग 14.5 साल के आसपास होती है, वो बार बार अपनी अम्मी अपने अब्बू को आवाज़ लगा रही थी कि अम्मी अब्बू दरवाज़ा खोलो, सुबह हो गई है। क्या बात है? क्योंकि यहीं पास में उनकी भैंस वैंस भी पल रही थी, पशु पल रहे थे, उनके लिए भी चारे की व्यवस्था वो लोग करते थे। लेकिन माँ और बाप दोनों अपनी चारपाई पे सोए हुए थे, वो उठ नहीं रहे थे। लड़की थोड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो अपने इस जो पड़ोस में घर हैं, अगर आप देखेंगे तो ये घर है चाचा का, उसके सगे चाचा का। शायद उसने यहाँ भी आवाज़ लगाई थी, लेकिन यहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तब उसके बाद उसने इस जो बराबर में घर है, इस घर के बिल्कुल ठीक बराबर में ये पड़ोसियों की आवाज़ लगाई। उनके लिए ज़ोर से आवाज़ लगाई कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे अब्बू, मेरे अम्मी, ये दोनों बाहर लेटे हुए हैं। मैं बार बार आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन सुन नहीं रहे हैं। क्या बात है, आपने जगा देंगे क्या? पड़ोसी अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, आकर देखते हैं। देखते क्या हैं कि दोनों की लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी। और वो अपनी आंखों से जब पड़ोसी ब्लड देखता है तो वो बेटी को जल्दी से बताता है कि तुम्हारे अम्मी और अब्बू को तो किसी ने मार दिया है। वो लड़की किसी तरकीब से बस कूद के या जैसे भी था वो अब बाहर आती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो ये आसपास के घर हैं, अगर आप देखेंगे, अब तो यहाँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर थोड़ा दूर हैं। यहाँ आसपास ये एक दुकानों के बाद फिर थोड़ा दूर घर हैं। तो जहाँ जहाँ तक वो चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें जा सकती थीं, वो लोग भी दौड़ते हुए आते हैं। और दौड़ते हुए आने के बाद देखते हैं कि जो उस लड़की की अम्मी हैं, लड़की के अब्बू, दोनों मरे हुए पड़े हुए हैं। तभी किसी आदमी ने ऐसे ही उनका हाथ टटोला और टटोलने के बाद जब देखा तो नब्ज़ दिखाई दे रही थी, यानी कि वो ज़िंदा थे। और जब भी ज़ोर ज़ोर से वो कहने लगते कि इनमें अभी अब्बू ज़िंदा हैं इसके, जल्दी से इसे उठाओ, उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाओ। और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है 112 नंबर पर। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस भी दौड़ते हुए आती है। डबल मर्डर की सूचना थी, पुलिस के होश फाख्ता होना तो लाजमी ही था। पुलिस जब आके देखती है तो जो घर की महिला है वो मर चुकी थी। पुरुष को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ जाकर डॉक्टर कहते थे कि इन्होंने दम तोड़ दिया है, अब हम इन्हें बचा नहीं सके। यदि वक्त से अब पहले लेके आते तो शायद बच जाते। अब इस बात की सूचना मिलती है तो एसएसपी श्लोक कुमार, एसपीआरए बीबी चौरसिया और डीएसपी वरुण कुमार और एसएचओ प्रेमचंद ये मौके पर भारी पुलिस बल के पास साथ पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए आखिरकार उस दिन हुआ क्या था या उस रात हुआ क्या था। बच्चों से पूछताछ की जाती है। बच्चों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हम लोग अंदर सोए हुए थे और रोज़ की तरह हम लोग अंदर सोते थे, बाहर से ताला लगता था। अम्मी और अब्बू यहाँ पर चारपाई डाल के लेट जाया करते थे। रात में कौन इन्हें मार के चला गया, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। बड़ी वाली लड़की ने जो भी हुआ था वो अपने पड़ोसी के माध्यम से, पड़ोसी ने इस बात की गवाही दी कि ये बात सही है।
जो शब्बीर होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, वो फेरी लगाकर इधर उधर अपना वही मेहनत मजदूरी करते थे और उससे घर का, अपने परिवार का भरण पोषण होता था। साथ ही घर में 4-5 पशु पाल रहे थे, उससे थोड़ा बहुत दूध होता था, उसको बेचकर जो भी इनकम होती थी उससे परिवार का भरण पोषण होता था। अब पुलिस के लिए ये एक बाकी चैलेंज वाली बात थी कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, जो एक सामान्य व्यक्ति है, आखिरकार उसको कौन मारेगा, कौन नहीं मारेगा। उन दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि कोई भारी वस्तु है, धारदार चीज़ है, जो लगातार सर पर, चेहरे पर वार किए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चीज़ और खुलासा होता है, कोई ना कोई नशीली चीज़ है जो इनको दी गई है, क्योंकि जब उन्हें मारा जा रहा था उन्होंने चीखने की, उन्होंने चिल्लाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने अपने बचाव में किसी तरह की कोई अपील नहीं की थी, ना ही हाथ पैर चलाने की कोशिश की थी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नशे की हालत में थे, उन्हें कोई ऐसा नशा दिया गया था। अब पुलिस वाले ने 5 टीम बनाते हैं और 5 टीम में लगभग 25 से 30 पुलिस वाले होते हैं। वो आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे और इस परिवार से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति के जो भी संपर्क में था, मोबाइल की कॉल डिटेल के माध्यम से हो या कोई अन्य माध्यम से हो, लगभग 100 ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाती है जो इस परिवार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे। और पुलिस ने सभी से अपने अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन एक एक दिन करके लगभग 12-13 दिन बीत जाते हैं और 12-13 दिन के बाद भी इस घटनाक्रम के मामले में कोई खुलासा नहीं होता है। और यही बात जब सोशल मीडिया पर, अखबारों में लगातार चल रही थी कि आखिरकार शिकारपुर कोतवाली की पुलिस, आखिरकार बुलंदशहर की पुलिस कर क्या रही है। डबल मर्डर होता है, पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाती, तो पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव था। लेकिन पुलिस ने भी एक कसम खाई थी कि खुलासा तो करेंगे, लेकिन जो सही होगा वही खुलासा करेंगे। पुलिस प्रेशर में नहीं आई और उसके बाद अपनी लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, और जांच पड़ताल करते करते सीसीटीवी कैमरे हों या 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो, पुलिस को कोई सफलता मिलती ही नहीं है। लेकिन पुलिस के पास एक ऑडियो क्लिप थी जो वायरल होती हुई पुलिस के मोबाइल तक पहुंच जाती है। जैसे वो ऑडियो क्लिप आई तो उस ऑडियो क्लिप में एक आवाज़ थी, एक आवाज़ दूसरी आवाज़ से जो बातचीत आपस में कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मुझे नींद की गोलियां चाहिए, नींद की गोलियों का तुम क्या करोगे, बस मुझे ज़रूरत है। अब ये नींद की गोली मांगने वाला कोई और नहीं था। जो इस कमरे के अंदर 5 बच्चे होते हैं, उन 5 बच्चों में से एक लड़की, जो सबसे बड़ी लड़की होती है, जो सबसे पहले घर में उस दिन उठ रही थी, 15 मार्च 2023 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, उसी लड़की की आवाज़ से वो आवाज़ मैच कर रही थी। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता है जो यहाँ से खुल सकता है। अब उस लड़की से जब पूछताछ की जाती है तो उस लड़की ने कुछ ऐसी बातें बताईं जो वाकई अपने आप में चौंकाने वाली बातें थीं। दरअसल वो लड़की बताती है कि उसके घर में जो उसके अम्मी हैं, उसके अब्बू हैं, इसके अलावा 5 बच्चे हैं, हम लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक घर में एक शख्स, एक सदस्य ऐसा आता है जो उसको अच्छा नहीं लगता था। दरअसल उसका नाम होता है सगीर, इसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है और उसकी माँ की उम्र जो होती है वो लगभग 43 साल के आसपास। माँ और वो सगीर, उन दोनों की बहुत नज़दीकियाँ थीं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहते थे। वो करीब क्यों रहते थे, उस लड़की से जब और जानने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही थी। लेकिन यही बात जब हमने आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो उनके माध्यम से ये पता चलता है कि वो सगीर इस घर में कभी कभार आता था। जब वो आता था तो उसकी लड़की की अम्मी जो मर चुकी थी वो उसकी बड़ी खिदमत क्या करती थी, उसके मनपसंद खाने की चीज़ें बनाया करती थी। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस महिला का उस लड़के से, जिसकी उम्र 43 साल थी, उन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध थे। और ये भी बताने वाले बताते हैं कि जो 5वां बच्चा पैदा होता है लड़का, क्योंकि 4 पहले लड़कियां पैदा हो जाती हैं, उस लड़के को पैदा करने में भी कहीं ना कहीं उसकी ही बड़ी भूमिका रही थी। अब वो भूमिका है या नहीं है ये तो डीएनए रिपोर्ट से ही क्लियर हो सकेगा। मरने वाले पे हम किस तरह का कोई लांछन भी लगाना नहीं चाहते हैं कि उसके चरित्र पर किस तरह की उंगली नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन बच्ची से, लड़की से पूछताछ में कुछ ऐसी बातें जब खुलासा होती हैं तो ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। यहीं से देखते हुए जब जो घर में चल रहा है, जो लड़की घर में देख रही है, वही सीखने की, वही करने की कोशिश भी करती थी। उस लड़की को शौक था इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाना। इंस्टाग्राम पर जब वीडियो बनाती थी वो किसी भी गाने की थाप पर नाचती थी, डांस करती थी, ये सब उसको अच्छा लगता था। उसको अच्छा लगता था लड़कों से दोस्ती करना, उनके करीब जाना, उनसे बातचीत करना। लेकिन ये बात ना माँ को बर्दाश्त होती थी, यही बात ना बाप को बर्दाश्त होती थी, और यही बात माँ बाप के साथ साथ उस सगीर को भी बर्दाश्त नहीं होती थी जो लड़का इस घर में आता जाता था, जिसकी इस घर में कोई भी रोक, कोई टोक नहीं थी। वो लड़का जब जब इस लड़की को देखता था तभी तब आकर उसकी अम्मी से कहता कि आज मैंने तुम्हारी लड़की को फला के साथ देखा था, उसके साथ देखा था, उससे बातचीत करते देखा था। और जब वो बात यहाँ तक पहुँचती थी तो माँ को बहुत गुस्सा आता था। माँ अपनी बेटी को
बुरी तरह पीटती थी। जब माँ थक जाया करती थी तो बाप पीटता था, और जब माँ बाप चाहते थे तो वो सगीर से भी पिटवाया करते थे। और उस लड़की के मन में, उसके दिल में अपने माँ बाप के प्रति, उस सगीर के प्रति लगातार गुस्सा पल रहा था। और गुस्से जब पल रहा था, जब उसकी आज़ादी में वो तीनों लोग मिलकर खलल पैदा कर रहे थे, तभी उसकी एक दोस्ती होती है एक लड़के से। उसके वो करीब जाती है और उस लड़के से कहती है कि मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, ऐसी दवाइयाँ जिन्हें खाने के बाद नशा हो जाए। तो उस लड़के ने गोलियां के बारे में पूछा कि तुम क्यों मंगाना चाहती हो, लेकिन फिर भी जब उसने, लड़की ने लगातार उस पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, क्योंकि उस लड़के को उस लड़की से मिलने की, उसके पास आने की ख्वाहिश थी। और उसकी ख्वाहिश लड़का, अगर लड़की पूरी करेगी तो लड़के की भी जिम्मेदारी बनती थी उसकी ख्वाहिश वो पूरी कर सके। इसलिए उसने 4-5 गोलियां लाके दी, और लाके जब दे दी तो उन्हीं गोलियों को उस लड़की ने अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को दूध में मिलाकर दे देती है। और दूध में मिला देने के बाद जब ये रात हो जाती है तो वो आवाज़ लगाती है, अम्मी अब्बू उठो। कई बार उन्हें झंझोड़ती है, उनसे अब बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उन गोलियों के नशे में थे। और जब ये गोलियों के नशे में थे तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जो उसका ये ट्रायल है वो कहीं ना कहीं इससे खुश हो जाती है कि अब तो हम भविष्य में ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, और बीतने के बाद फिर वो एक और लड़के के संपर्क में आती है, क्योंकि उसे लड़कों से बातचीत करना अच्छा लगता था। जब एक नए लड़के के संपर्क में आती है, उससे बातचीत करती है, उससे कहती है कि मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। और वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का होता है जिसका नाम होता है बबलू ठाकुर उर्फ नईम। बबलू ठाकुर उर्फ नईम ये इस लड़की के पिता का भी अच्छा दोस्त था, उनकी भी बेहद करीब था, उनसे भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। और उस लड़के ने पिता से तो दोस्ती की ही की, साथ ही उस लड़की से भी दोस्ती कर बैठता है। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मुझे गोलियां चाहिए, इस बार ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि पिछली बार जो लड़के ने लाके दी थी, अब वो लड़का उस रास्ते से, उस लीक से अलग हट चुका था। कि नया लड़का ज़िंदगी में आता है, वो 20 गोलियों का एक पत्ता लाकर उसको देता है। और देने के बाद उस लड़की ने दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इन गोलियों का वो क्या करेगी। उसने सिर्फ सहज एक अंदाज़ा लगाया था कि ये गोलियां अपने माँ बाप को देगी, वो नशे में हो जाएंगे, और जब वो नशे में होंगे तब वो रात को मुझे मिलने के लिए बुलाएगी। ऐसा ही कुछ लालच था उसके मन में, इससे ज़्यादा वो जानता नहीं था। और उस लड़की ने अपनी प्लानिंग के तहत 14 मार्च 2023 की रात को अपनी अम्मी और अब्बू को, दोनों को दूध और चाय में अलग अलग 2-2, 3-3 गोलियां मिला के देती है, या इससे ज़्यादा गोलियां मिला कर देती है। और जैसे ही गोलियां मिला कर देती है, एक चारपाई यहाँ पर अम्मी की थी, एक चारपाई यहाँ पर उसके अब्बू की थी। अम्मी और अब्बू दोनों अपनी अपनी खाट पे लेट जाते हैं। वो लड़की इत्मीनान से अपनी अम्मी के बगल में जाकर पैर पास में बैठ जाती है, और बैठने के बाद अपनी अम्मी के लगातार पैर दबाती रहती है। पैर दबाकर उसकी खिदमत कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। अम्मी पूछ रही थी कि बेटा क्या बात है, तभी वो अपनी अम्मी से कह रही थी, नहीं अम्मी, तुम दिन भर काम करती हो, मेहनत करती हो, बस तुम्हारे पैर दबा रही थी, कहीं तुम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करो, तुम्हें अच्छा लगे। उस लड़की ने उससे बातचीत करते करते जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, तब काफ़ी वक्त बीतने के बाद फिर वो लड़की अपनी अम्मी को आवाज़ देती है कि अम्मी अम्मी सो गई क्या, क्योंकि अम्मी ने अभी दूध पिया था और दूध में नशे की गोलियां मिली हुई थी। फिर वो अब्बू को आवाज़ देती है, अब्बू से कहती है बार बार, अब्बू सो गए क्या। अब ना अम्मी बोल रही हैं ना अब्बू बोल रहे हैं। जब दोनों में से कोई नहीं बोलता है, तब ये लड़की यहाँ से उठती है, और उठने के बाद फिर यहाँ आती है। ये जो आप मेरे पीछे जब कैमरा लेके आएंगे तो पता चलेगा, ये एक घेर टाइप का है। यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा इसके अंदर, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, हम अंदर सिर्फ मैं झांक सकता हूँ। कैमरे से अगर झांकने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से कुछ दिखाई देगा, आप दिखाने की कोशिश करो। यहाँ पर सिर्फ कूड़ा कबाड़ा इसके अंदर भरा हुआ है, और इसी कूड़े कबाड़े में छिपी हुई थी एक कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी को निकालने के बाद वो लड़की सीधा वापस आती है, और वापस आने के बाद फिर वो अपनी अम्मी के पास उसी चारपाई पे आकर बैठ जाती है, और फिर अम्मी को आवाज़ देती है कि अम्मी अम्मी। अम्मी तो नहीं जागती, फिर अब्बू को आवाज़ देती है, अब्बू अब्बू। ना ही अम्मी और अब्बू बोल रहे थे। फिर उसने उसी कुल्हाड़ी से लगातार एक के बाद एक वार कर रही थी, और ना तो उसके अब्बू कुछ बोल पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने नशीली गोलियां जो थीं वो दूध में पी हुई थी। और फिर बदलती है, उसके बाद फिर अपनी अम्मी को मारती है। जब तक मारती रहती है, जब तक उसे इत्मीनान नहीं हो जाता, जब तक उसे लगता नहीं है कि वो दोनों मर चुके हैं। और उसके बाद फिर उसी कुल्हाड़ी को लेकर इस गली के यहाँ तक जाने की कोशिश करती है, ताकि वो देख सके कि वाकई कोई उसे देख तो नहीं रहा था। चोरी से, चुपके से, जैसे भी था, इस गली में वो दूर दूर तक देखती है, लेकिन दूर दूर तक जब कोई उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो दृश्य, तो ये जो सीन था इस गली के आसपास का, इधर दूर दूर तक, वो रात के 12 बजे से लेके 1 बजे तक उसने ये एक तांडव मचाया था, एक खून की एक होली खेली थी। और जब वो आकर इत्मीनान से
सोने की अब तैयारी में थी, क्योंकि जो उसने करना था वो कर चुकी थी। रोज़ इस घर में एक सीन चलता था, क्योंकि अम्मी और उसके अब्बू को बिल्कुल भरोसा नहीं था अपनी बेटी पर। उन्हें लगता था कि बेटी रात के अंधेरे में किसी को बुलाकर उसके साथ कहीं गलत हरकत न कर बैठे। 14.5 साल की उम्र ही तो थी, और माँ बाप का ये दायित्व बनता भी है कि अपनी औलाद पर वो नज़र रखें। इससे पहले रोज़ की रोज़ इस घर में ये ताला लगता था, और इस ताले को पहले से ही अंदर से मंगाया गया था, और मंगाने के बाद उसकी चाबी और ताला यहीं रखा हुआ था। ये सब काम करती है, और काम करने के बाद अपने माँ बाप को मारती है, इस घर का ताला लगाती है, और ताला लगाने के बाद उस लड़की ने इस जंगले के माध्यम से ऊपर चढ़ती है। पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ने के बाद सीधा इन तारों को की परवाह किए बगैर, जिसमें बिजली होती है, उसकी जहाँ 1-2 कट भी लगे हुए हैं, इसकी परवाह किए बगैर वो सीधा ऊपर चढ़ जाती है। और इस घर में इस जीने के रास्ते, ये जीने का दरवाज़ा है, सीढ़ियों का रास्ता है, क्योंकि ये भी बंद है अंदर से, तो इसलिए अंदर कोई जा नहीं सकता। और वो यहाँ से आने के बाद सीढ़ी से एक रास्ता जो कमरे के अंदर जाता है, सीधा अंदर जाती है, बाहर ताला लगा हुआ है, और सो जाती है। और इंतज़ार कर रही थी कि अब दिन निकलेगा। और ठीक जैसी उसकी प्लानिंग थी, जैसा उसने सोचा था, ठीक अपने दिमाग का शातिरपने का इस्तेमाल करते हुए वो सोचती है कि अगर चाचा के पास आवाज़ लगाएगी ज़ोर से, कोई जाग जाएगा तो उसकी पोल खुल सकती है। इसलिए उसने आज चाचा की मदद नहीं ली, बल्कि पड़ोसी की मदद लेती है, और पड़ोसी से कहती है कि देखो मेरे अम्मी और अब्बू सोए हुए हैं, अभी तक जागे नहीं हैं, आप देख लीजिए कि वो क्यों नहीं जाग रहे हैं। तो पड़ोसी ने भी देखा, और लड़की ने जब देखा अपने माँ बाप को इस हालत में, तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसे एक्टिंग का ही तो शौक है, और इसलिए तो वो रील बनाती है, और रील बनाकर वो सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहती है, वो फेमस होना चाहती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो उसके माँ बाप हैं, कहीं लड़की गलत रास्ते पर न चली जाए, इसलिए वो रोकते थे, टोकते थे, शायद इसीलिए उसे बुरा लगता था। और उसने अपने माँ बाप के प्रति इतनी नफरत पाल ली थी कि उसने उसे कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरह से काटा, बहुत ज़्यादा। ये सब करने के बाद उसने उसी कुल्हाड़ी को उसी जहाँ से लेके आए थे वहाँ जाके छुपा दिया था सब कुछ। लेकिन कहते हैं कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, क्राइम करने वाला हर हाल में पकड़ा जाता है। और पुलिस अगर अपनी सी पे आए तो किसी भी की, चाहे वो ज़मीन की 7 तह के अंदर क्यों ना घुस जाए, पुलिस उसे ढूंढ के निकाल ही लेती है। और ये जो कातिल था, अपने ही घर का कातिल था, जो ताले के अंदर बंद था, लेकिन उसने जो एक्टिंग की थी वो अच्छे से एक्टिंग कर नहीं पाया। पुलिस ने उसे पकड़ा। पुलिस ने वक्त ज़रूर लिया था 13-14 दिन का, लेकिन 13-14 दिन का वक्त सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि सही कातिल सलाखों के पीछे जाना चाहिए। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया, जिसमें बबलू ठाकुर होता है, जिसने वो गोलियों का पता ला के दिया। जब पुलिस की जांच में ये भी आता है कि उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बन नहीं पाए थे, लेकिन उस लड़की की ख्वाहिश यही थी कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। जब उस लड़के का नाम सामने आता है तो आसपास के लोगों को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उस लड़के का इस घर में इतना आना जाना नहीं था। आना जाना जिसका था, उस लड़के का जो किसी से अफेयर अगर बताया भी जाता है तो उस लड़की की माँ से बताया जाता है। माँ जैसा कर रही थी, बाप जैसा कर रहा था, बेटियाँ वैसा सीख रही थीं, और बेटियाँ उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थीं। इसलिए एक कत्ल की एक बुनियाद रखी गई। लेकिन जब सीओ साहब, SPRA बीबी चौरसिया और भी उच्च अधिकारियों ने इस लड़की को अपने पास बुलाया, उससे पूछते हैं कि बेटा, बस हम तुमसे एक बात जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या पता था कि मारने की क्या यही तरकीब है। तब उसने जो बात बताई उसको सुनकर शायद आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दरअसल वो लड़की बताती है कि अब से लगभग 2 साल पहले, सन 2020-21 की बात है, उसके एक ताऊजी होते हैं जिनका नाम है सईद मेंटल। सईद मेंटल आज भी सलाखों के पीछे है, और सईद मेंटल को लगता था कि उनकी जो बीवी है वो चरित्रहीन है, उनकी जो 2 बेटियां हैं वो भी चरित्रहीन हैं, तीसरी बेटियां हैं वो भी चरित्रहीन हैं। उस सईद मेंटल को, वो मेंटल सिर्फ प्यार से लोग बुलाते थे, था नहीं मेंटल, वैसे सब कुछ जानता था। उसे लगता था कि उसके परिवार की जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो सब के सब चरित्रहीन हैं। इसलिए उसने ऐसी कुल्हाड़ी ली, और कुल्हाड़ी लेने के बाद एक के बाद एक लगातार मर्डर करता चला जाता है। अपनी बीवी को मारता है, 2 बेटियों को मारता है। जब तीसरी बेटी को मार रहा था, यानी कि चौथा कत्ल कर रहा था, तो उस लड़की ने किसी तरकीब से अपनी जान बचाई। जब शोर मचाया, चीखी चिल्लाई, तो आसपास के लोगों ने उस लड़की को बचा लिया। वो लड़की आज भी जिंदा है। और जब इस लड़की ने, जो इस घर की लड़की है, जिसकी उम्र लगभग 14.5 साल के आसपास है, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है, तो वो लड़की ये तरकीब अपने ताऊ से सीखती है, और ताऊ से सीखने के बाद तब यह कत्ल को अंजाम देती है। अब पुलिस वाले लग जाते हैं अपने
उस कातिल को तलाश करने में, और ये लड़की लग जाती है इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाने में। उसी जगह पर जहाँ पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उसी कमरे में जाकर वो नए नए एक से एक बढ़कर गानों पर ये डांस कर रही थी, नाच रही थी और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो को अपलोड कर रही थी। और वीडियो अपलोड करते करते जब पुलिस को असली कातिल मिलता है तो पुलिस वाले हैरान थे कि वो 2 कातिल करने के बाद 14 साल की एक लड़की आखिरकार इतनी सामान्य हो कैसे सकती है। तो उसके इस व्यवहार को देखते हुए अच्छे लोग हैरत में थे कि एक छोटा बच्चा, एक छोटी लड़की कातिल, वो भी बड़ों के जैसे सोचती है। अभी फ़िलहाल उसको बच्चों की जेल में रखा गया है, जिसे बोलते हैं संप्रेक्षण गृह बोलते हैं, जो गाज़ियाबाद में बना हुआ है। वहाँ वो रह ज़रूर रही है, लेकिन एक मेरी मनोचिकित्सक से बातचीत हुई थी। उनका ये कहना है कि लड़की की उम्र भले ही कम है, लेकिन कारनामे उसके बड़े वाले हैं। अभी सोचना पड़ेगा, अभी ये जज तय करेंगे कि उसको बड़े वालों की, बड़े कैदियों की, जो बड़े कातिल होते हैं उनकी तरह सज़ा दी जाए या बच्चों की तरह सज़ा दी जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।